नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भाजपा के पूर्व विधायक के घर हमला, गोपीकृष्ण नेमा के घर बदमाशों ने की तोड़फोड़। माधवनगर पुलिस को मिली सफलता, शातिर जिला बदर बदमाश गिरफ्तार। उमा भारती ने किए बाबा महाकाल के दर्शन के बाद महानिर्वाणी अखाड़े पहुंची। फटाखा फोड़ने पर भड़का विवाद भड़कने पर 3 कार फोड़ी। भाजपा के पूर्व विधायक गोपीकृष्ण नेमा के घर कुछ बदमाशों ने तोड़फोड़ की। घटना के वक्त नेमा अपने परिवार सहित घर पर ही थे। उनका कहना है कि कुछ हथियारबंद बदमाश उनके घर के सामने खड़े थे, वे किसी और की तलाश में थे। साथ ही नेमा ने कहा उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और बदमाशों की जानकारी ली। एडिशनल एसपी राजेश व्यास ने बताया कि बदमाश किसी और के लिए आए थे। मामले की जानकारी लेकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। वहीं गोपी नेमा के घर दीपावली की बधाई देने पहुंचे भाजपा कार्यकर्ता फयाज गुड्डू ने बताया कि विवाद उनके भतीजे से था, लेकिन बदमाश उन्हें मारने यहां तक आ गए थे। फयाज गुड्डू के भतीजे बखान खान ने छतरीपुरा थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत की। बखान खान ने कहा कि उसका विवाद और लेन देन अश्विनी और जुबेर से है, जिसके आदमी उसे मारने पहुंचे थे। पहली चीज, हम तो अंदर बैठे थे, कुछ लोग मेरे से दिवाली मिलने आए थे, उनसे बात कर रहे थे। बाहर गाली गुप्ता की आवाजें हुई तो हम झांकने के लिए बाहर आए कि क्या हो रहा है। तो वो तो सब हमारे दरवाजे पे लट्ठों और तलवारें ले लेके खड़े थे और गालियां बक रहे थे। तो हम बाहर निकलने के लगे तो मेरे साथ वालों ने किया कि नहीं, अपने को बाहर नहीं जाना। तो उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, हमारा मेन गेट। तो यहाँ दरवाजे पे लात मारी, ये मेरे नेम प्लेट पे चाकू घुसेड़ा उनने, ये सब गमले वमले फोड़ दिए, ये तोड़-फोड़ कहाँ छोड़ गए। ये जो दिख रहा है आपको दिख रहा है, बाकी मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं और स्वभावगत मेरा झगड़े वाला कोई व्यवहार ही नहीं है किसी से। कहीं क्या गोपी भाई कोई पार्टी की क्या दुश्मनी? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं ना। कांग्रेस वालों से ही मेरा अच्छे संबंध है, मेरी पार्टी में तो अच्छे हैं ही। घर में कौन कौन था? मैं और मेरी पत्नी और मेरा छोटा भाई था, उसकी पत्नी थी, और ये 10-5 लोग जो मेरे से दिवाली मिलने आए थे। हम बैठ के वहाँ पे भी मुंह मीठा कर रहे थे आपस में। कोई पकड़ में आए? नहीं, कोई घायल वायल हुए? वो एक लड़का घायल हुआ जो बाहर बैठा था बेचारा, उसको मारा, वो उसको अस्पताल ले गए। अब मैं नहीं जानता उसको कि वो कौन था। लगभग कितने लोग थे यहाँ? ये कम से कम 30-40 लोग थे, मतलब 20-25 बाइक थी। कुछ हथियार भी थे? नहीं, हथियार उनके पास थे, हथियार तो मिले कहाँ से? वो पकड़ाएंगे तो जब तो होंगे, जो भी कुछ होंगे पुलिस कार्रवाई करेगी। कोई शक, अंदेशा? नहीं, किसी पे कोई अंदेशा नहीं। नहीं, देखिए, जो गोपी भाई से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि मेरा किसी से कोई विवाद नहीं था और किसी प्रकार के मेरे ऊपर अटैक होने का कोई कारण नहीं था। उनके यहाँ कोई मिलने आए हुए थे खजराना से, शायद उनके ऊपर अटैक करने के लिए ये लोग आए। मगर मैं ऐसा मानता हूँ कि शाम को 5 बजे के करीब इस प्रकार की घटना मध्य शहर के अंदर होना एक हम लोगों के लिए, प्रशासन के लिए चिंता का विषय है, और इसलिए इसकी गहन जांच होके इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, ये मैं प्रशासन से मांग करता हूँ और ऊपर भी इस बात करूँगा। यहाँ तक अपराधी पकड़े जाने के बाद में कुछ बातें सामने आएंगी, आज उसके बारे में कुछ कहना कठिन है। इतनी बड़ी घटना हुई है, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अभी तक के नहीं आए, क्या कहना है इसका? नहीं, प्रशासन अपना काम करेगा और पुलिस का आला अधिकारी, मेरे को विश्वास है कि प्रशासन इसके नतीजे के ऊपर पहुंच जाएगा और अपराधी जल्दी मैं मोगे जी के वहाँ पर दिवाली मिलने गया, गोपी जी के वहाँ पर दिवाली मिलने गया था। 10 मिनट के बाद उनके वहाँ पर हमला हो गया। मैं छोटे वाले भाई का नाम ले लेके मतलब तोड़ा फोड़ी करना चालू कर दी। बाहर निकल अयाज गुड्डू, बाहर निकल अयाज गुड्डू, बस ये है। और बाद में मालूम पड़ा कि छोटे वाले भाई का उसके बेटे का किसी से विवाद हुआ था, तो मेरे को भी मारने आ गए। मेरा कोई विवाद ये मेरे को नहीं मालूम हुआ, अभी बयान चल रहे हैं। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि क्या हुआ है। कम से कम 20 जने। क्या था उनके हाथ में? तलवार, बहुत सारे, मतलब ये समझ लो कि मैं मोगे जी के वहाँ नहीं होता तो शायद मेरे को मार डालते।
आप जल्दी ले लो, मुझे वो सर क्या घटनाक्रम हुआ है सर आज? घटना को मालूम पड़ा है। सर थोड़ा आईडी नीचे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है गोपी कृष्ण नेमा जी, उनके घर पे यहाँ पर बाहर से कुछ लोग करीब 10-12 मोटरसाइकिल में आए थे और उनके हाथों में हथियार थे और उन्होंने यहाँ पर बैठे हुए एक आदमी के साथ में मारपीट की और तोड़फोड़ की। यहाँ पे कुछ गमले थे वो तोड़फोड़ की और वो जो लोग कौन है उसके बारे में यहाँ पर जो फयाज नाम का जो व्यक्ति था जो आया हुआ था उसने कुछ नाम बताया है। थाने पर उनसे रिपोर्ट लिखी जा रही है और जल्दी उन लोगों की गिरफ्तारी। कौन लोग हैं? कोई नाम है? नाम अभी फयाज से अभी पूछताछ की जा रही है। वो जो भी सीसीटीवी में जो चेहरे दिख रहे हैं उनको चिन्हित करके जितने भी लोग होंगे उन सबके एफआईआर में उनके नाम लिखे जाएंगे और उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। विवाद की कोई बात है सामने? अभी मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि आपको बता पाऊँ, जल्दी आपके सामने खुलासा करें। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भाई दूज के दिन बाबा महाकाल के दरबार में पहुंची। उन्होंने गर्भगृह में दर्शन किए और महाकाल से प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद वे महानिर्वाणी अखाड़े पहुंची, जहां उन्होंने महंत विनित गिरी जी महाराज से भेंट की। बता दें, महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनित गिरी ने विदुषी परंपरा निभाते हुए संत उमा भारती का अभिनंदन किया और परंपरा अनुसार उन्हें मिठाई और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए उमा भारती ने बिहार और महाराष्ट्र की राजनीति पर भी चर्चा की। आशीर्वाद स्वरूप हमने नहीं दिया है, वो हमारे यहाँ एक परंपरा है। भारतीय सनातन संस्कृति में अनादिकाल की परंपरा है कि दिवाली के बाद में हम लोग भाई दूज मनाते हैं। ये दूज का पावन पर्व आता है जो कि पूरे भारत में ज़ोर शोर से मनाया जाता है। तो उनका चूँकि स्नेह बहुत पहले से प्राप्त होता रहा है, तो कई बार वो माँ के रूप में भी होती हैं, कई बार बहन के भी रूप में होती हैं। तो ये आज मेरा सौभाग्य है कि बाबा महाकाल का दर्शन करने के लिए वो आई हुई थी। तो भाई दूज के स्वरूप में एक जो हमारी चूँकि संत हम भी हैं वो भी हैं, तो उस परंपरा के अनुसार बाबा का प्रसाद ही हमारे पास सबसे हमारी अमूल्य धरोहर होती है, तो हमने उनको भेंट किया है उसको। और आज कार्तिक का दूसरा दिन है तो और भी सोने में सुहागा हो जाता है। आज बाबा की सवारी भी है। तो ये सारी परंपराएं हैं और उन परंपराओं का हम लोग पालन करते रहते हैं। और आज उमा जी आई तो अच्छा भी लगा और उसके साथ साथ में एक अद्भुत संयोग भी बना। वो अद्भुत संयोग ये कि आज एक तरफ तो बाबा की सवारी है, भाई दूज भी है, और जैसा कि उन्होंने बताया कि वो चमत्कारिक रूप से आज यहाँ पर आई, तो बाबा ने निश्चित रूप से उनको बुलाया था और यहाँ आकर के उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, बाबा का भोग प्रसाद ग्रहण किया और उसके पश्चात जो हमारी सनातनी परंपरा है उसका पालन किया। भैया दूज है तो आज बाबा महाकाल को प्रणाम करने आई हूँ, क्योंकि वो माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, गुरु हैं, सखा हैं। इसलिए दीदी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश और बिहार में अब सरकार बन रही है, अब क्या लगता है महाराष्ट्र की बारी है? क्योंकि जिस तरीके से अराजकता का माहौल बना हुआ है महाराष्ट्र में। मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी एक सरकार है, लेकिन ये सच्चाई है कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो एक ऐसी विषमताओं से मिली हुई सरकार है कि उनको राज्य चलाना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि शिवसेना और कांग्रेस का कभी भी वैचारिक मेल नहीं हो सकता। और इसलिए मैंने जो कहा ना कि विषमताओं से मिली हुई सरकार है, तो ऐसी सरकार ठीक से चल नहीं पाती है। कब तक चलेगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक से नहीं चल पाती जब विचारों की विषमता होती है। मैं तो बंगाल के बारे में 2002 के चुनाव में भविष्यवाणी कर आई थी। भविष्यवाणी यानी ज्योतिषी वाली नहीं, नेताओं वाली, कि यहाँ से जब वामपंथी जाएंगे तो कांग्रेस नहीं आएगी, ममता आएगी, और फिर ममता को हम हटाएंगे। और वही हुआ, क्योंकि मैं वहाँ की राजनीतिक स्थितियाँ देख रही थी कि वामपंथियों के खिलाफ ममता निरंतर संघर्ष कर रही थी। लेकिन जब ममता सरकार में आई तो उसने वामपंथियों से भी ज़्यादा गलत तरीके इस्तेमाल किए, जिसमें हिंसा को बढ़ावा दिया, विरोधियों को निर्दयता से कुचलने को बढ़ावा दिया, राज्य के विकास के मामले में केंद्र के साथ बिल्कुल सहयोग नहीं किया। राज्य की विकास की योजनाओं का मैं इसकी गवाह हूँ, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा शिकार बनता है। अगर आपको याद हो तो फ्लड का, क्या बोलते हैं फ्लड को, बाढ़ का बंगाल बहुत बड़ा शिकार बनता है। उनको पैसे देने होते हैं हमें, लेकिन हम तब तक पैसे नहीं दे सकते जब तक कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। वो हमें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देते थे, वो केंद्र की सत्ता को नहीं मानते थे, और जब तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ना मिले तो हम पैसे नहीं भेज सकते थे। तो हम पे पैसे नहीं भेजने का आरोप भी लगाते थे वो,
और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी नहीं भेजते थे, जिसके बिना हम पैसे दे नहीं सकते थे। तब मैं समझ गई थी कि पश्चिम बंगाल की सरकार संविधान को नहीं मानती, ममता बनर्जी संविधान को नहीं मानती, और ये पहले भी उनकी प्रकृति में था। अगर आपको याद हो तो एक बार उन्होंने स्पीकर पे अपने गले का शाल उतार के फेंक दिया था। एक बार ऐसी भी घटना हो गई थी कि अपने गले का शाल उतार के स्पीकर के ऊपर फेंक दिया था। तो ये चीज़ें उनकी बरकरार रहीं। मुझे लगा कि सत्ता में आने के बाद में वो एक समन्वयवादी नेता हो जाएंगी, वो नहीं हो पाई। वो दुराग्रही हो गई, हटी हो गई, नियम को नहीं माना, संविधान को नहीं माना, कानून को नहीं माना, और इसी का परिणाम है कि वहाँ भाजपा को आना ये स्वाभाविक है कि वहाँ हमें सरकार में आना। ये मतलब बड़ी नेचुरल सी बात है। ये तुम बहुत लंबा बोल रहे हो, तुम शॉर्ट में पूछ लो जरा। राहुल गांधी, तुम्हें खुद नहीं पता, तुम 3-4 सवाल करना चाहते थे, एक कर दिया तुमने। बताओ क्या कह रहे हैं। जिस प्रकार कांग्रेस के लोग ही ब्लेम कर रहे हैं राहुल गांधी को, ठीक है, और वो अनशन पे बैठ गए हैं। और इसलिए जो मैंने पहले ही कहा था कि अभी पहले कांग्रेस मुक्त भारत होगा और फिर नेहरू गांधी खानदान से मुक्त कांग्रेस होगी, वो शायद बिहार से शुरू हो रहा है। पुलिस अधीक्षक उज्जैन सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने फरार अपराधियों की धरपकड़ के लिए जाने वाले अभियान के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र सिंह और नगर पुलिस अधीक्षक माधवनगर हेमलता अग्रवाल के निर्देशन में थाना प्रभारी माधवनगर दिनेश प्रजापति और टीम ने अपराधियों की धरपकड़ की, जिसमें धरपकड़ के दौरान मुखबिर की सूचना पर जिला बदर बदमाश अर्जुन को गिरफ्तार किया गया। बता दें, आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 14 मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। अर्जुन पिता राजाराम सुनहरे निवासी गोपालपुरा मक्सी रोड का शातिर बदमाश है। इसकी आपराधिक गतिविधि को देखते हुए माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 20/9/2020 को 1 वर्ष के लिए जिले उज्जैन व आसपास के सरहदी जिलों से जिला बदर के लिए आदेशित किया गया था, परंतु उस आदेश के उल्लंघन करते आज जो आरोपी को जो हमारे द्वारा एक धारदार हथियार चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया है। उक्त आरोपी अत्यंत शातिर है, जिसके विरुद्ध पुनः धारा 14 मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। आरोपी हर साल की तरह इस साल भी कार्तिक माह में बाबा महाकाल की सवारी काफी धूमधाम से निकली। भगवान महाकाल के दर्शन के लिए भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ा। सवारी हर बार की तरह परंपरागत रूट से ही निकली। सवारी अपने परंपरागत मार्ग से होते हुए शिप्रा नदी रामघाट पहुंची, जहां पर पुजारियों ने शिप्रा के जल से बाबा महाकाल का पूजन किया, जिसके बाद वापस परंपरागत रूट से लौटते समय भक्तों ने बाबा महाकाल का पूजन किया। शाहपुरा के खनुजा एनक्लेव में फटाके फोड़ने का विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और लाठी डंडों से दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। इस दौरान हमलावरों ने लाठियों से 3 कारें भी फोड़ दी और जान से मारने की धमकियां देने लगे। पूरी घटना मोबाइल कैमरे में कैद की गई और फिलहाल शाहपुरा पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।